हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। देखिए, इकोनॉमिक्स के दो पार्ट है, व्यष्टि और समष्टि। समष्टि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अब व्यष्टि की बारी है। लेकिन बात यह है कि जब मैंने समष्टि पढ़ाया तो ये तो बताया नहीं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। आपको तो समष्टि अर्थशास्त्र बता दिया गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स बता दिया। तो अब हमें यह जानना है व्यष्टि अर्थशास्त्र के सबसे पहले वीडियो में, पहली क्लास में, कि आखिर इकोनॉमिक्स है क्या। देखिए, इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स को अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। बहुत प्राचीन समय से इकोनॉमिक्स चला रहा है, कौटिल्य के समय से अर्थशास्त्र की परिभाषा चलती आ रही है। हालांकि उस समय जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र को लिया जाता था। बाद में बहुत सारे दूसरे अर्थशास्त्री हुए, विद्वान, उन्होंने अर्थशास्त्र के महत्व को कहा। फिर एडम स्मिथ साहब आए, उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा को धन से जोड़ के कहा। फिर धीरे धीरे अर्थशास्त्र के विकास होता गया, अर्थशास्त्र के बारे में लोग अलग अलग विचारधाराएं रखने लगे। तो क्या अर्थ है इसकी, क्या विशेषता है, इन सब चीजों को हमें डिटेल से समझना है। बेटा, यह है आपका चैप्टर नंबर 1, व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। और उसमें मैं बताने जा रहा हूं अर्थशास्त्र के अर्थ और विशेषताओं के बारे में। पहले चैप्टर में आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ और अर्थशास्त्र के अर्थ को मिलेगा। उसके बाद चैप्टर आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगी, जहां पर आपको पूरा व्यष्टि अर्थशास्त्र का कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, डे नंबर 30 है, क्योंकि 29 डेज में मैंने क्या कर दिया, समष्टि अर्थशास्त्र। 29 दिन में आपको समष्टि अर्थशास्त्र के कंप्लीट कोर्स मिल गया। और उससे भी कम डेज में आपको, मतलब इस जून में आपको कंप्लीटली व्यष्टि अर्थशास्त्र भी मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हमें समझना है अर्थशास्त्र क्या होता है। देखिए, अर्थशास्त्र को अगर समझना है तो सबसे पहले अर्थशास्त्र के शब्द को समझना पड़ेगा। अर्थशास्त्र को शाब्दिक रूप से समझेंगे तो अर्थशास्त्र के दो हिस्से होते हैं, एक अर्थ और दूसरा शास्त्र। ठीक है, एक अर्थ और दूसरा शास्त्र। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दो शब्द है, अर्थ और दूसरा है क्या चीज, शास्त्र। तो अर्थ और शास्त्र में अर्थ का क्या मतलब होता है, शास्त्र का क्या मतलब होता है, ये समझना पड़ेगा। तो यहां अर्थ का मतलब होता है, सीधा मतलब होता है धन। धन का मतलब होता है पैसा। ठीक है, यानी कि रुपीज, पैसा पैसा सब कुछ। और हमें देखिएगा, हमारी जिंदगी का 99.9% जो एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं पैसों से जुड़ी हुई है। बिना पैसों के आज के समय में हम कुछ नहीं कर सकते। तो पैसों से संबंधित सभी क्रियाएं, दैट मीन्स शास्त्र। शास्त्र का मतलब करता है अध्ययन करना, टू स्टडी। तो पैसों से संबंधित सभी क्रियाओं का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है। तो ये कहें, धन का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब अर्थशास्त्र के अर्थ की बात करें, जैसे मैंने कहा कि धन से संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं को पढ़ने वाला, अध्ययन करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन अर्थशास्त्र के एकदम रियल मीनिंग की बात करते हैं, उसको समझने के लिए हमें आना पड़ेगा अर्थशास्त्र की विचारधाराओं की तरफ। तो जब अर्थशास्त्र के अर्थ को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं तो 4 प्रकार की विचारधाराएं हमारे सामने आती हैं, जिसमें सबसे पहली विचारधारा है धन से संबंधित विचारधारा। मतलब वो अर्थशास्त्र का अर्थ जो धन से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद जो विचारधारा दिया है कल्याणवादी विचारधारा, और इस विचारधारा के प्रतिपादक प्रोफेसर एडम स्मिथ। ठीक है, कल्याणवादी विचारधारा के प्रतिपादक थे प्रोफेसर मार्शल। और उसके बाद तीसरा है दुर्लभतावादी, स्कैर्सिटी कॉन्सेप्ट, और इसको देने वाले थे प्रोफेसर रॉबिन्स। और लास्ट में आया जो अभी आधुनिक समय में चल रहा है, आधुनिक विचारधारा या विकासवादी या विकासशील विचारधारा, जिसको देने थे प्रोफेसर सैमुअल्सन। इन चारों विचारधारा को समझेंगे तो अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता चल जाएगा। सबसे पहली विचारधारा है धन संबंधी विचारधारा, मतलब जहां अर्थशास्त्र को धन से जोड़कर समझा जाता था। हालांकि प्रोफेसर एडम स्मिथ ने इस विचारधारा को प्रतिपादन किया था। उन्होंने इस अर्थशास्त्र के अर्थ को बताते हुए कहा कि धन के विज्ञान को अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब वो ज्ञान जो हम धन के संबंधित कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मतलब वो सभी क्रियाएं जिससे संबंध धन से होता है, सभी क्रियाओं को। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए उन्होंने एक बुक लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में। और इस बुक लिखने के बाद ही अर्थशास्त्र का इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता या कहते हैं अर्थशास्त्र के प्रतिपादक
यूं कहे आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रतिपादक, आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रतिपादक ये प्रोफेसर एडम स्मिथ को कहा जाता है। यूं कहे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन? प्रोफेसर एडम स्मिथ, क्योंकि उन्होंने ही इकोनॉमिक्स को सोशल स्टडीज़ के अलग रख के अलग तरीके से इसको डिफाइन किया। हालांकि धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करना क्या वास्तव में सही रहेगा? इस कॉन्सेप्ट को इनके ही शिष्य प्रोफेसर मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर मार्शल ने इनकी ही विचारधारा को थोड़ा मॉडिफाई किया, थोड़ा बदला। उन्होंने कहा कि मनुष्य की क्रियाएं केवल धन से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। मनुष्य चाहता है कि मनुष्य के जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सुख हो, मनुष्य चाहता है कि मनुष्य का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, वो धीरे धीरे विकास करता हुआ जाए। तो ऐसे में अगर धन से जुड़ी क्रियाओं का अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी रह जाती हैं। मनुष्य वास्तव में धन से जुड़े हुई क्रियाएं नहीं करता। मनुष्य वास्तव में अपना खुद का कल्याण चाहता है और खुद के कल्याण के लिए मनुष्य को सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो अपनी बेसिक नीड को, यानी कि इसको बोलते हैं मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे। मूलभूत आवश्यकताएं, और मूलभूत आवश्यकता में क्या आता है बेटा? सिंपल कॉन्सेप्ट है। मूलभूत आवश्यकता में मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीजें जो ह्यूमन की बेसिक नीड के रूप में जाना जाता है। और प्रत्येक इंसान चाहता है कि उसको खाने के लिए अच्छा रोटी मिले, पहनने को अच्छे कपड़े मिले और रहने के लिए एक अच्छा सा घर हो। अगर ये उसकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए उनको तमाम प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, और क्योंकि ये ऐसी क्रियाएं हैं जो बिना धन के पूरे नहीं होते, तो हम धन के बारे में मत पढ़ो। आप इन बेसिक नीड को पूरा करने से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करो तो ऑटोमेटिकली आप धन का भी अध्ययन करोगे। इसका मतलब इस तरह से उन्होंने मानव के कल्याण पर बल दिया, मानव से के कल्याण से जुड़ी हुई क्रियाओं पर बल दिया। तो उन्होंने कहा अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जो मनुष्य के कल्याण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करती हैं। और इस प्रकार से उन्होंने एक डेफिनेशन दिया कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवस्था में मनुष्य मात्र का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? मनुष्य मात्र का, मनुष्य का, जो अपने जीवन के निर्वाह करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्य के उस भाग की परीक्षा करता है जो कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति, कि वो अपने कल्याण कर सके। और कल्याण करने के लिए भौतिक साधन चाहिए, और इंसान का भौतिक साधन क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। हालांकि मनुष्य के विकास के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन केवल इतने ही से नहीं, और भी चीज़ों की जरूरत, अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, एंटरटेनमेंट, बहुत सारी चीज़ें। तो इन सब के उपयोग से संबंधित मनुष्य जो कुछ भी क्रियाएं करता है उसको हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। चलिए खैर है, इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और आगे किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने कल्याण के लिए, मनुष्य अपने भौतिक जरूरतों को पूरा करने से संबंधित क्रिया करता है, उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। अब दूसरे महोदय आए प्रोफेसर रॉबिन्स। प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा कि मनुष्य की आवश्यकताएं, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं कैसी होती हैं? वो होती हैं असीमित। मनुष्य कितना भी प्रयत्न कर ले, मनुष्य की आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन वहीं पर उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य के पास जो साधन होते हैं वो होते सीमित, यानी कि लिमिटेड। तो कल्याण पूरा नहीं हो सकता। मनुष्य कल्याण के लिए प्रयत्नशील होता है, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए उसके पास जो साधन होते हैं, साधन यानी कि धन, धन यानी कि पैसा, वो सीमित है। तो मनुष्य इस प्रकार से अपनी क्रिया को करता है। अपना कल्याण तभी कर पाएगा जो सीमित साधनों का इस प्रकार से उपयोग करे कि उसकी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति भले ही ना कर सके, लेकिन अधिकतम संतुष्टि जरूर हो। तो मनुष्य हमेशा अधिकतम संतुष्टि की तरफ आगे बढ़ता है अपने सीमित साधनों के उपयोग के द्वारा। हम समय पता है हमारे पास पैसे कम हैं, हमारे पास पैसे लिमिटेड है। हमारे पास अनलिमिटेड पैसा अगर होता तो प्रॉब्लम ही नहीं होती, ठीक है, प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि हमारे पास पैसे लिमिटेड है। लेकिन हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं। अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, जिनके पास पैसे है वो कहाँ कहाँ घूमने निकल गए, हम अभी यहीं बैठे हैं क्योंकि पैसे की कमी है। हमें अपना परिवार चलाना है,
हमें अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करनी है, तो हर पैसा को हम इधर उधर वेस्ट कर देंगे तो ज़रूरत पड़ जाएगी, तब कहाँ से लेंगे। तो हर किसी की अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि साधन सीमित हैं और सीमित साधनों से ही समस्याएं उत्पन्न होती है, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें तमाम प्रयत्न करते हैं। गर्मी की छुट्टियां में लोग इधर उधर घूम रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जबकि मैं भी छुट्टी में जा सकता, लेकिन हमें क्रियाएं करनी है ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, कि ज़रूरतें इतनी ज़्यादा है, सबको पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इससे संबंधित जो भी क्रियाएं हम करते हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। और इनकी इस विचारधारा को कहते हैं दुर्लभवादी विचारधारा, क्योंकि साधन दुर्लभ है। सीमित का मतलब दुर्लभ होना। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के माध्यम से पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, कि वो किस तरीके से अपने सीमित साधनों का उपयोग करता है, किस प्रकार से सीमित साधनों का उपयोग करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है। क्योंकि प्रयास ही किया सकता है, हम अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट, प्रोफेसर सैमुअल्सन। प्रोफेसर सैमुअल्सन ऐसे थे जिन्होंने सभी कॉन्सेप्ट को किससे जोड़ा, विकास से जोड़ा, डेवलपमेंट से जोड़ा, और उनकी इसी विकासवादी विचारधारा के कारण उनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास सीमित साधन है, हमें पता है, हमारी ज़रूरतें असीमित है, ये भी पता है, तो क्या हम अपने सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं, उसके साथ साथ ये भी ना करें कि हम अपने सीमित साधनों को धीरे धीरे बढ़ा सकें। तो मनुष्य का कार्य विकास करना है, एक जगह रुके रहना नहीं है। तो मनुष्य हमेशा अपने साधनों को बढ़ाना चाहता है, तो साधनों को बढ़ाने के लिए वो प्रयास करता है। सीमित साधन, जैसे अगर हमारी नौकरी अभी हमें 50,000 की सैलरी मिल रही है, तो क्या ज़िंदगी भर अपने 50,000 सैलरी से हम काम चलाएंगे? नहीं ना, हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़े, और सैलरी बढ़ने के साथ ज़रूरतें भी बढ़ती चली जाएंगी। तो ऐसे में मनुष्य विकास करना चाहता है। तो उनके इसी विचारधारा के कारण अर्थशास्त्र का उन्होंने जो डेफिनेशन दिया कि उसको विकासवादी विचारधारा, और आज के समय में यही सबसे ज़्यादा प्रयोगिक है, इसको आधुनिक विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने क्या कहा कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज मुद्रा की सहायता से अथवा मुद्रा की सहायता के बिना किसी प्रकार अनेक प्रयोग कर सकने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का चुनाव एक समय अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में और इनको समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूहों को उपभोग करने हेतु वर्तमान या भविष्य में बांटने के लिए करते हैं। कि मनुष्य ऐसी व्यवस्था करता है कि उसके बाद जो कुछ भी है वो आज और भविष्य में भी बांट सके, और भविष्य बांटने के लिए विकास करना पड़ेगा। तो उनकी इस विचारधारा को ही विकासवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अर्थशास्त्र का जो मतलब होता है अलग अलग समय पे थोड़ा बदलता चला गया, और एक कॉन्सेप्ट जो आज के समय में अर्थशास्त्र के साथ लिखे क्या चारों को लेके नहीं, हमें जो अर्थशास्त्र की डेफिनेशन है ये लिख सकते हैं, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने या कल्याण बढ़ाने या आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोग वाले सीमित साधनों के कुशलता, उपभोग या उत्पादन और विनिमय के सम्मिलित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। या फिर मैं कहूं, अगर अर्थशास्त्र को एक नंबर के हिसाब से सिंपल एक लाइन में या 2 लाइन में डिफाइन करना है तो कह सकते हैं अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसके माध्यम से हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से अपनी असीमित साधनों का प्रयोग असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। कि वो सभी क्रियाएं जो मनुष्य सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं के बीच को जोड़ने के लिए करता है, उसी क्रिया को हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया इसको? कोई डिटेल है, कोई शक है, कोई सुबह है, कोई डाउट है, किसी प्रकार का हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा आगे बढ़ते, कुछ पॉइंट्स और है हमें समझना पड़ेगा। अब हमारे पास आता है आर्थिक क्रियाएं, क्योंकि अर्थशास्त्र जो कुछ भी अध्ययन करता है ना अर्थशास्त्र के अंतर्गत वो सब आर्थिक क्रियाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसों से जुड़ा हुआ है। हमने इन चारों विचारधाराओं को पढ़ा, पर ऐसा नहीं तो डायरेक्ट का धन से संबंधित क्रियाएं, ठीक है। प्रोफेसर मार्शल ने कहा नहीं कल्याण से संबंधित क्रियाएं, ठीक है। रॉबिन्सन ने कहा नहीं कल्याण तो है, लेकिन मनुष्य चाहता है कि जो भी उसके सीमित साधन है असीमित आवश्यकता की पूर्ति संबंधित क्रिया है। और आगे सैमुअल्सन ने उसको थोड़ा आगे बढ़ा, विकास जोड़ दिया। तो यहाँ पर जो भी क्रियाएं करता है किसी प्रकार से कराएं कि जो मनुष्य की क्रियाएं ना 2 प्रकार से होती है। एक क्रियाएं जो धन से जुड़ी होती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली,
और दूसरी क्रियाएं जो डायरेक्टली इनडायरेक्ट किसी तरह से धन से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। तो एक होती है आर्थिक क्रियाएं, एक होती है अनार्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से धन से जुड़े हुआ नहीं होता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों का जो लालन पालन करता है उसके लिए तो पैसा चाहिए, लेकिन जो प्यार वो करते हैं, जो ममत्व देते हैं, जो पितृत्व देते हैं, जो पेरेंटीज देते हैं, वो पैसों से तोला नहीं जा सकता। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के लिए जो दोस्ती निभाता है उसको पैसों से नहीं तोल सकते। रोड पार करते हुए एक व्यक्ति परोपकार करता है अंधे व्यक्ति को या असहाय को, रोड पार करवा देता है, उसमें पैसों नहीं तोल सकते। तो मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं जिसको पैसों में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उसको अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। वहीं पर मनुष्य अपने जीवन का 99.9% जो एक्टिविटी करता है वो धन से जुड़ा हुआ है। हम खाना खाते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, हम जो है घूमने फिरने निकलते हैं, वो सब के लिए पैसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि बिना पैसों के नहीं, जैसे मैंने कहा कि मैं नहीं जा पा रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये आर्थिक क्रिया है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं पैसों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? सीमित साधनों द्वारा असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसी चीज को आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भी परिभाषित किया है कि उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। और अभी पता है साधन सीमित होते हैं और हमें सीमित साधनों को इस प्रकार से उपयोग करना है, इस प्रकार से व्यय करना है कि हम अधिकतम संतुष्टि की प्राप्त कर सके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए। हालांकि सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन इस प्रकार से हम साधनों का उपयोग कर सकते हैं कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, कि जो हो रहा है उसी से खुश रहे, ठीक है ना। इस प्रकार की क्रियाएं हम कर सकते हैं। अब बात आती है अर्थशास्त्र को समझना। तो अर्थशास्त्र को समझने के लिए अर्थशास्त्र को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक है वास्तविक अर्थशास्त्र और दूसरा है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, ठीक है। तो जब हम वास्तविक अर्थशास्त्र की बात करते हैं, ठीक है, ये वास्तविक अर्थशास्त्र तो क्या होता है? देखिए, वास्तविक जब अर्थशास्त्र की समस्याओं को जैसा है वैसा ही अध्ययन करते हैं कि ये समस्याएं क्यों है, ये क्योंकि आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र में शुरू से बता रहा हूं। तो यहाँ पर ये कहते हैं समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई हैं, समस्याओं के पीछे का कारण है, समस्याएं कैसे उत्पन्न हुई है। तो जब समस्याओं के वास्तविक कारण परिणाम की हम जांच करते हैं और कारण परिणाम की जांच करते हुए उसकी रीज़न के बारे में पता करते हैं, वास्तविक समस्या क्यों है, कैसे, कितना का अध्ययन करते हैं, तो उसको वास्तविक अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। जैसे भारत के में 21% के लोग गरीब हैं। अब 21% के लोग गरीब क्यों हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है, तो इसको हम वास्तविक अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। वहीं पर जब हम समस्याओं का एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, अलग अलग अर्थशास्त्रियों के विचारों को प्रस्तुत करते हैं, तो वो होता है आदर्श, कि अब इस समस्याओं को हमें ऐसा करना चाहिए, इस समस्या को हमें ऐसे दूर करना चाहिए। जैसे पॉइंट है कि 21% लोग गरीब है। अब भारत में गरीबों को हम किस प्रकार से दूर करें? तो जब हम किसी भी चीज के भविष्य यानी कि एक परिणाम, किसकी बात करते हैं? परिणाम की बात करते हैं, या फिर क्या करना चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इस बात की बात करते हैं कि समस्याओं का समाधान कैसे हो। जब इस बात की बात करते हैं, अर्थशास्त्रियों के विचारों को जो बात करते हैं, अपने विचार प्रदान करते हैं, तो वो होता है आदर्श या फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनता है वास्तविक एवं आदर्श अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, एग्जाम में आता है। तो जब बात करते हैं, पहला आदर्श अर्थशास्त्र क्या है, क्यों है, कैसे से संबंधित है, जबकि आदर्श अर्थशास्त्र समस्याओं का समाधान क्या होना चाहिए इस बात का अध्ययन करता है। यहां पर तथ्यों पर आधारित होता है, ये सुझाव नहीं देता कि कैसा होना चाहिए, ये तो बता देता है कि समस्या है, क्यों है, कैसे, ये बता दे रहा है। और समस्या को कैसे दूर किया जाए ये बात कौन बताता है? ये सुझाव देता है कि कोई समस्या का समाधान कैसे होगा। इसकी वास्तविक आंकड़ों से जांच की जा सकती है, लेकिन क्योंकि सुझाव है, इसके वास्तविक विवरणों की जांच नहीं की सकता, क्योंकि सुझाव पर आधारित है, विचारों पर आधारित है। इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों की वास्तविक व्याख्या करना होता है, जबकि इसका उद्देश्य एक आदर्श निर्धारित करना है कि समाज को हम किस तरफ ले जाना चाहिए।
ये मूल्य निर्णय नहीं करता है, जबकि मूल्य का निर्णय करके देता है। भारत में जैसे उदाहरण भारत अर्थव्यवस्था में आय वितरण की असमानताएं हैं और ये बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की असमानताएं कम की जानी चाहिए और कैसे कम की। तो ये सब जो है वास्तविक और अर्थशास्त्र के बीच के भेद को बताता है। ठीक है, अब बात ये है, थोड़ा सा एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। जब अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अर्थशास्त्र छोटा मोटा कोई शास्त्र नहीं है, अर्थशास्त्र कोई छोटा मोटा विज्ञान नहीं है। अर्थशास्त्र का क्षेत्र आज के समय में, आधुनिक समय में बहुत बड़ा हो गया। तो अर्थशास्त्र में बहुत सारी क्रियाएं जो सामूहिक रूप से भी मिलती हैं, व्यक्तिगत रूप में है, तो अलग अलग, इसको अगर एक साथ समझेंगे तो हौच पौच हो जाएगा, मामला खिचड़ी की तरह बन जाएगा, तो प्रॉब्लम होती है। तो इसी प्रॉब्लम को निपटने के लिए प्रोफेसर रैगनर फ्रिश, जो कि नॉर्वे के अर्थशास्त्री है, उन्होंने अर्थशास्त्र को समझने, पढ़ने और आर्थिक समस्याओं के आधार पर दो वर्गों में बांटा। एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत समस्याओं का, किसकी? अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जबकि जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की सामूहिक यानी कि ग्रुप समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था शामिल होती है। तो ये दोनों, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हमें पढ़ना है और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों के अंतर भी आता है, लेकिन वो आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र, प्रकृति के बारे में, सीमाओं के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, इंतजार करना है नेक्स्ट वीडियो का। और क्या करना है, अगर आज की क्लास को समझ में आई है तो लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों को भी, ताकि वो भी जुड़े इस चैनल के साथ। तब तक थैंक यू एंड बाय।